हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने कैलोरीमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू किए हैं। एंड अगर इसके 12 साल के जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको, तो इन टोटल इसमें 90 से लेके 100 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो इसलिए बहुत टाइम लग गया इस चीज़ को कवर अप करने के लिए। और इसमें ज़्यादातर होते न्यूमेरिकल्स ही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो बस आज फाइनली हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं प्रीवियस ईयर के, वो डिस्कस कर लेंगे तो हमारा पूरा पार्ट ये खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले तो काइंडली आप इस जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, बात करनी है हमने क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। कहते हैं अ पीस ऑफ आइस मास 40 ग्राम is dropped into 200 gram of water at 50 degrees Celsius. Calculate the final temperature of water after all the ice has melted. Final temperature, okay. तो ये हमने इस तरह क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। तो हमारे पास मान लीजिए कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हम डाल देते हैं पानी, वाटर। इस वाटर का जो मास है वो 200 ग्राम हमें दिया है और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर हम जो आइस है वो 40 ग्राम डाल रहे हैं। 40 ग्राम जब हम इसमें आइस डालेंगे तो इनिशियल इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस का। एंड जैसे हम इसके अंदर डालते हैं तो इसका एक कॉमन टेम्परेचर या फाइनल टेम्परेचर हमें टी मिलता है। ऑब्वियस बात यह है कि जो पानी है वो अपना हीट लूज करेगा और 50 से टी हो जाएगा, और जो बर्फ है उसको टी तक पहुंचने के लिए दो स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आइस को हमारे मेल्ट होना पड़ेगा, जो पहला स्टेप है। उसके अंदर हम m/l लगाएंगे और उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज करके टी तक जाएगा, जिसके अंदर हम mc डेल्टा टी का इस्तेमाल करेंगे। तो बस अगर मैं यहां पे बात करूं हीट गेन्ड बाय आइस की, गेन्ड बाय आइस की, तो पहले क्योंकि वो मेल्ट हुआ है तो मास ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस यूज करेंगे। उसके बाद जाकर इसका टेम्परेचर राइज हुआ है, इसलिए हम मास ऑफ आइस, और क्योंकि मेल्ट होने के बाद वो पानी बन जाता है इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और जो चेंज इन हुआ है टेम्परेचर का, जो कि फाइनल तो टी है, इनिशियल आपका 0 है। तो ये आपका मतलब इस तरीके से आप अपना हीट गेन्ड बाय आइस को कैलकुलेट कर सकते हो। अब सवाल यहां पे यही आता है कि आपका जो ये जो स्पेसिफिक्स वैल्यू दी हुई है केजी में दी हुई है, लेकिन हमारे पास जो आइस है उसका मास या पानी का मास अगर देखें तो वो ग्राम में दिया है। तो यूनिट सेम होने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, या तो आप अपने केजी वालों को ग्राम बना लीजिए, उसके लिए आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, या आप एक काम कर सकते हो, ये जो आपके ग्राम वाले हैं इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाता है। ये आपके ऊपर होता है कि आपने क्या करना है। तो एक काम करते हैं, हम इनको केजी बना देते हैं। मतलब ये कि आइस जो है वो 40 ग्राम है, तो 40/1000 कर देता हूँ, तो ये आपका केजी बन जाएगा। ठीक है, ओके, ये कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एल ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमें दिया है। तो हमारा 336 इंटू 10⁻³ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस 40/1000 फिर से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 हम यहाँ पे यूज करेंगे, और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो टी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हीट लॉस बाय वाटर, लॉस बाय वाटर, इसकी बात कर लेते हैं। एक बार बता देता हूँ, ये 1000 जो है वो इसको कट जाएगा, इसका जो 1000 है वो इससे और इससे कटेगा। चलिए, बाकी तो मैं कैलकुलेट करके ही आपको बताऊंगा। बाकी हीट लॉस बाय वाटर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हीट लॉस बाय वाटर की, तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ वाटर
इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, क्योंकि इनिशियली 50 था, बाद में टी हो गया है, तो बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करनी होती है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। देखिए अब आपने यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, क्योंकि हीट गेन हीट लॉस के बराबर होता है। सिर्फ इसी वजह से आप यहाँ पे डालेंगे, देखिए ये तो मैंने आपको ऑलरेडी काट ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो अगर मैं 40 इंटू 336 करूँ तो मुझे मिलता है 13440, तो मुझे यहाँ मिलेगा, उसमें मुझे ऐड करना है 1000 में, ये और ये तो मैंने काट ही दिए थे, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास, इसको भी काट देता हूँ ना, फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो 168T आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी इक्वल टू ये करना है, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 आप यहाँ पे करेंगे, साथ में 4200 आपके पास यहाँ पे मिलेगा, 50 माइनस टी भी आप यहाँ पे करेंगे। तो ये देखिए ये इन दो जीरोस को यहाँ कट करेगा, तो फाइनली मैं थोड़ा एक स्टेप और करता हूँ, 13440 ये आ गया, प्लस 168T आपके पास यहाँ आ गया, इज इक्वल टू, अब आपके पास है 42 है ना, इंटू 20, इंटू 20, 42 करते 840 आता है, इंटू 50 भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है 42,000 माइनस 840T, तो व्हेन यू डू दिस आपको ये मिलेगा। अच्छा अब इसको लेके जाना है इधर, और ये इधर जाके होगा सब्ट्रैक्ट। तो एक काम करता हूँ, इतने से एरिया में कवर करने की कोशिश करता हूँ कि समझ में आ भी जाए। तो 42,000 में से मुझे माइनस करना है 13440 को, तो आपका एक्चुअली में टी निकाल रहे हैं ना, तो आ जाएगा 28560 आपको यहाँ मिलेगा व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट। और 840 आपके पास है, 840 आपके पास है, उसमें आपने ऐड करना है 168 को, तो 1008 आपको यहाँ मिल जाएगा डिवाइड करने के लिए। तो बस 28560 डिवाइड कर दीजिए 1008 के साथ, आपका जो आंसर है वो आ जाता है 28.33 डिग्री सेल्सियस। तो बस जी इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप कैलकुलेशन, पुराने जो टाइप के ईयर के क्वेश्चन आते थे ना, उसमें कैलकुलेशन बहुत टफ होती थी सीरियसली, बट आजकल बहुत सिंपल सी और जल्दी से सॉल्व होने वाली होती है, तो घबराना नहीं है। बट आप बेसिक क्या है कि इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल या क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमें बात करने बेटा क्वेश्चन नंबर 37 की। अब 37 के अंदर कहता है कि अ सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू दिस सब्सटेंस and is added to this substance and the temperature of the substance are plotted on the graph। ठीक है, टेम्परेचर है, ये अमाउंट ऑफ हीट दी हुई है। वैसे ये क्वेश्चन आपके कॉन्साइज बुक का सोल्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 2007 के अंदर आपको ये आया था। कहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस 500 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस है, एंड फाइंड फ्रॉम द ग्राफ द मास ऑफ द सब्सटेंस, और साथ में कह रहा है स्पेसिफिक रिलेटेड हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट। वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले तो मास ऑफ द सब्सटेंस के बारे में बात कर रहा है, तो देखो मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा समझने की कोशिश करना प्लीज़, क्योंकि मेरे को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड मुझे यहाँ पे दिया है, और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये वो रीजन है जहाँ पे टेम्परेचर में राइज आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज है 80 डिग्री सेल्सियस का, फ्रॉम 0 टू 80, ठीक है। और कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ी है ऐसे करने के लिए, तो अगर आप देखेंगे तो आपका 0 से 1000 के बीच में 5 सेक्शंस हैं, तो हर एक सेक्शन 200 मतलब 200 जूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे चौथे सेक्शन पे है, तो मतलब ये जो है वो आपका 800 जूल रिप्रेजेंट करता है। तो मैं करूँगा कि Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। Q यहाँ पे मैं 800 डाल दूंगा, M मुझे फाइंड करना है, C 500 हो गया मेरे पास यहाँ पे, और चेंज इन टेम्परेचर 80 माइनस 0 कर दूंगा। तो ये बेसिकली मुझे करना है इसका आंसर निकालने के लिए।
वैसे तो आप देख सकते हो कि मास आपका 1/50 आ जाएगा, मतलब 0.020 kg, या इसको मैं 20 ग्राम भी कह सकता हूँ। तो 20 ग्राम तक आपका मास मिल जाता है। फिर वो कहता है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसके लिए यार आपको पता है Q इज इक्वल टू एम इंटू एल का हमें इस्तेमाल करना होता है। अब देखिए ये हमारा 800 है और ये 1000 है, 1200, 1400, 1600, तो ये मेरा 1600 रिप्रेजेंट करता है। और जब हम स्टेट चेंज की बात करते हैं तो सीधी लाइन वाली देखनी होती है हमें, ये वाली लाइन की बात हो रही है। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 1600 माइनस 800, तो 800 ही यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। मास की बात करेंगे तो केजी है, तो 1/50 की टर्म्स में यूज़ कर लेता हूँ। और लेटेंट हीट एल है जो मुझे फाइंड करना है, सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास 40,000 जूल पर केजी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि इफ देर इज नो लॉस हीट लॉस टू द सराउंडिंग, देन द हीट रिलीज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ m1 ग्राम ऑफ स्टीम। अब देखो यहाँ पे ना स्टीम के बेस के ऊपर क्वेश्चन है, और ये अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा। चलिए आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, ओके, सो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 39। कहता है इन विंटर द वेदर एट फोरकास्ट फॉर अ सर्टेन डे वाज सिवियर फ्रोस्ट, अ वाइज फार्मर वाटर्ड हिज field the night before to prevent from the damage to his crops, and why did he water his field? देखिए मैं आपको एक बात सिंपल समझा दूं, जब आपका पानी फ्रीज होता है तो एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपको पता है कि इसका एनोमलस बिहेवियर होता है पानी का, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आते ही ना इसका ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। तो क्रॉप्स के अंदर होती है कैपिलरी, पतले पतले ट्यूब की तरह होता है। जैसे कि अगर मान लो ये मेरा पत्ता है, तो सामने देखा होगा कि उस पत्तों के अंदर बीच में तो आपके पास आपको ये दिखता ही है, बट साथ में ना ऐसे हल्की वेन्स लाइक कोई चीजें भी आपको दिखते हैं, ऐसे वेन्स सी दिखती है, कभी धूप के सामने ऐसे रख के देखना। ये पतली पतली कैपिलरीज हैं। तो जो पानी है ना वो इस कैपिलरी के थ्रू सारे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो चलो मैं अब यहाँ पे चलता हूँ क्या हो रहा है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने की वजह से ये जो पानी है ये आपका एक्सपैंड हो जाता है, और एक्सपैंड होने से आपका जो लीफ है वो फट जाएगा। फटने का मतलब होगा कि अब इसमें से जो पाइप है, जो कैपिलरी ट्यूब्स है, ये बर्स्ट हो जाती है आपकी, तो सारा जो क्रॉप है वो खराब हो जाता है। इस चलते हम क्या करते हैं कि आसपास में ना हम पानी डाल देते हैं। पानी इसलिए क्योंकि उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, एंड हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से आसपास का जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं पूरा होने देता। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर ना बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट होती है जो वो जो वो एनवायरनमेंट को देता है, जिससे आसपास का टेम्परेचर जल्दी डाउन नहीं हो पाता। तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कारण फील्ड के अंदर पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या होता है कि जो पानी है वो रात के टाइम में ना अपनी हीट बाहर के एटमॉस्फेयर में देता है, अपने एनवायरनमेंट में देता है, जिसकी वजह से आसपास का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। टेम्परेचर डाउन नहीं होगा तो हमारे प्लांट्स बच जाएंगे। तो इस चलते ये सारा कुछ ऐसा टेक प्लेस होता है। अब वो कह रहा है कि 10125 जूल ऑफ हीट एनर्जी बॉयल्स ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ये भी हम नहीं करेंगे। वैसे देखो फॉर्मूला तो वही है यार, Q इज इक्वल टू एम इंटू एल, स्टीम का मैं यूज कर लूंगा, मैं फाइंड कर लूंगा, बट ये पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। चलिए अगर मैं 40th की बात करता हूँ, देखिए ये आई थिंक ये सारे क्वेश्चन अब उसी के बेसिस पे ही आ चुके हैं आपके, ठीक है ना, जिसके अंदर स्टीम यूज हो रहा था। वो तो हमारा हमने नहीं करना। जैसे कि अब इसमें देखते कोई पार्ट कर पाते हैं तो थर्मोफ्लास्क ऑफ निग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, ओके ठीक है, कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ आइस एंड 30 ग्राम ऑफ वाटर, सो कैलकुलेट द मास ऑफ स्टीम। नहीं यूज करना हमने, ये वाला नहीं करना। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द फ्लास्क आफ्टर कंडेंसेशन, नो ये वाला पार्ट नहीं करेंगे। Is it possible to condense the water formed back to the ice by adding the ice at zero? Explain the give reason। नहीं, ये सारा जो पार्ट है ना बेटा, ये उसका पार्ट है आपका, तो ये वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं 41 की। कहते हैं स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मैंने आपको बताया बेटा कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि अगर सराउंडिंग में कोई भी आपका हीट लॉस नहीं हो रहा है तो हीट गेन हमेशा हीट लॉस के बराबर होता है। दैट मीन्स हीट gained
by one body is equal to the heat lost by another body। ठीक है, another body। अब उसको कहता है कि एक्सप्रेस 1 किलोवाट आवर इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। वैसे तो ये जो पार्ट है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके वर्क का पार्ट है, बट फिर भी चलो पूछ लेते, कर देते हैं यार। देखिए पहले बात तो एसआई यूनिट ऑफ जो एनर्जी है वो हमारा जूल होता है, एंड 1 जूल जो है वो हमारा 3.6 इंटू नहीं 1 किलोवाट आवर, सॉरी हमें इसको कन्वर्ट करना है। पहले तो 1 किलो वॉट आवर का मतलब होता है 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर। 1 किलो वॉट मतलब 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स, और वॉट और सेकेंड को जूल कहते हैं, तो इसका मतलब होगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा तीसरे पार्ट की। कहते हैं विच ऑफ द टू 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कंटेन मोर हीट। कंटेन मोर हीट, देखिए बात समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि मेरे पास वाटर है एट 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2 कंटेनर है और दोनों में वाटर है 5 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे इसका बर्फ बनाना है 0 डिग्री सेल्सियस और इसको ठंडा करके 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बनाना है। तो अब ये क्या करेगा, अपने आप को वाटर बनाने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस अपने में से हीट को बाहर निकालेगा। लेट Q1 इसने हीट निकाली। सिमिलरली ये वाला भी 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बनाने के लिए अपने में से हीट निकालेगा सेम अमाउंट, दैट इज Q1। बट क्योंकि इसको बर्फ बनना है तो बर्फ बनने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हीट भी बाहर निकालनी पड़ेगी। तो फ्रॉम वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट निकालनी पड़ेगी, जिसकी वजह से पानी को बर्फ बनने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट बाहर देनी पड़ जाएगी। तो अगर मैं इन कंपैरिजन बात करूं तो किस में ज्यादा अभी हीट बची हुई है, तो ऑब्वियस है इस वाले में हीट बची हुई है, क्योंकि ये पानी के फॉर्म में है। तो पानी से बर्फ बनने के लिए उसको और हीट देनी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से इसमें कम अमाउंट ऑफ हीट रह जाती है। तो अगर मैं इन कंपैरिजन की बात करूं तो उसने कहा कंटेन मोर हीट, तो ऑब्वियस है कि मैं पानी का आंसर दूंगा कि 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अब जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन में कहता है कि इन अ लेबोरेटरी experiment for finding the specific latent heat of ice, 100 gram of water at 30 degrees Celsius was taken in the calorimeter made of copper and of mass 10 gram। समझ गया जी। So when 10 gram of ice, लिख जाओ 100 gram of water at, ठीक है। तो वो कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं पहले तो क्वेश्चन को ही, कि मेरे पास एक कैलोरी मीटर है, उस कैलोरी मीटर का मास है 10 ग्राम और जो पानी इसमें है वो है 100 ग्राम का। ठीक है, ठीक है जी। तो इसमें जो आइस डाली गई है वो है 10 ग्राम आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस था, was added to the mixture and in within the liquid till the ice melts completely। और जो फाइनल टेम्परेचर निकला वो था 20 डिग्री सेल्सियस। कहते व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कैलोरीमीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। क्वांटिटी ऑफ वाटर, ओके, एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखो सिंपल सी बात है यार, वैसे तो ये कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस में मेरे कैलोरीमीटर में कितना पानी था, तो 10 ग्राम जो आइस है वो भी तो आपका मेल्ट होगा ना, और पहले से इसमें 100 ग्राम है, तो इसका आंसर आएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी 100 ग्राम तो पहले से ही था, प्लस 10 ग्राम जो आपने बर्फ डाला था वो पिघल चुका है ना, इसलिए वो भी पानी बन चुका है, इसलिए 110 ग्राम इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर देना था। फिर वो कहता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पानी एंड कॉपर दिया हुआ है, तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ हीट वुड ईच रिलीज इन कूलिंग डाउन टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो यार हीट रिलीज
रिलीज विल बी, देखो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर, क्योंकि दोनों के दोनों करेंगे इस वजह से। पानी के मास की बात करें तो वो तो हमें 100 दिया ही हुआ है और ग्राम में ही है, और स्पेसिफिक भी ग्राम में दिखा रहा है, तो 4.2 सीधा कर दूंगा मैं यहाँ पे। और चेंज इन टेम्परेचर इसका इनिशियली था 30 से कॉमन टेम्परेचर है 20 का, तो चेंज कितना आया, सिर्फ 10 का, तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई होगा। प्लस मास ऑफ कैलोरी मीटर की बात करें तो 10 है, स्पेसिफिक हीट इसकी 0.4 है, साथ में इसमें भी चेंज 10 का ही है, तो यह आ जाएगा 4200 प्लस 40, तो 4240 जूल आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, आसान है, आराम से आप ये वाला पार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कहता है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द हीट गेन्ड बाय आइस ऑन मेल्ट। एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हीट गेन्ड बाय आइस ऑन मेल्ट, मेल्टिंग के टाइम, तो मेल्टिंग टाइम पे तो हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू M इंटू एल, बस ये वो है। अब मास हमें 10 ग्राम दिया हुआ है, इसको मैं साथ में L मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज द एक्सप्रेशन जिसके बारे में वो बात कर रहा है। अब कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस फ्रॉम द डेटा जो आपको ऊपर दिया है। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर आइस के बारे में, जो मैं बार बार बोलता हूं मैं, कि यार पहले वो मेल्ट होगा और मेल्ट होने के बाद जाके उसका टेम्परेचर भी तो राइज होगा ना। तो मतलब ये कि अगर मैं आइस की बात करूं तो M ऑफ आइस, L ऑफ आइस प्लस M ऑफ आइस, स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर विच वुड बी इक्वल टू 4240 जूल, ये आपका आएगा। ठीक है, तो M ऑफ आइस जो है वो मुझे दिया हुआ है 10 इंटू L प्लस 10 इंटू 4.2, पानी का पता है मेरे को, और चेंज कितना आ रहा है, 0 डिग्री से लेके 20 बन गया, तो 20 आएगा ना, इज इक्वल टू 4240। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 840 के करीब बनता है, सब्ट्रैक्ट कर लेना, डिवाइड बाय एल कर लेना, एल आपका 340 जूल पर ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, फिर डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चन के आंसर हमें देने थे। ठीक है, तो फाइनली आज के लेक्चर के अंदर हमने कैलोरीमेटर के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर और उनके सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।